नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। हम सब जान रहे हैं कि आर्टिकल 370 को डाइल्यूट होने के बाद, आर्टिकल 35 कैपिटल ए के ख़त्म होने के बाद, जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट फ्लैग ख़त्म होने के बाद, जम्मू एंड कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन के ख़त्म होने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर में जो वेस्ट पाकिस्तान से पार्टीशन के समय लोग आए थे उनको अधिकार मिलने के बाद और जो लोग वहाँ स्वीपर वगैरह रहते थे उनको उनके फंडामेंटल राइट मिलने के बाद, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता और जो लोग सेना में भर्ती होते थे या फिर मैं कहूँ गोरखा, उन सभी को अधिकार मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जब न्याय हुआ तो पूरे देश से इन्वेस्टमेंट जाना शुरू हुआ, बड़ी कंपनियां लगनी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर की ज़मीन के रेट आसमान छू रहे हैं। अब पोजीशन ये आ गई है कि आप दिल्ली में ज़मीन सस्ती खरीद सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में हाथ रखना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जो रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने लगा रखे थे जिसकी वजह से कूड़े के भाव जम्मू कश्मीर की ज़मीन बिकती थी या जम्मू कश्मीर में व्यापार नाम की चीज़ ख़त्म हो गई थी, टूरिस्ट का जाना ख़त्म हो गया था, वो सब शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को न्याय मिलना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के बच्चे अब इंटरनेशनल पटल पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अब नॉर्मल स्टेट की तरह होने लगा है। थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं तो बंगाल में भी होती हैं, बड़ी घटनाएं बंगाल में बल्कि बड़ी घटनाएं होती हैं, केरला में बड़ी घटनाएं होती हैं, तमिलनाडु में बड़ी घटनाएं होती हैं, असम में घटनाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं होती हैं। वैसी घटनाएं अब जम्मू कश्मीर में नहीं होती। पहले केवल जम्मू कश्मीर में ही घटनाएं सुनाई देती थी, लेकिन अभी जिन स्टेटों में वो जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां राज्य कर रही हैं वहाँ और बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और वहाँ पर एलजी के बैठने के बाद जम्मू कश्मीर की इस तरह की समस्याओं का समाधान लगभग मिल गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी नहीं सुनती, लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ 370 का केस जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस समय ये कहा था कि आप चुनाव कब लड़वा रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी, तैयारी हमारी लगभग पूरी है, हम जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं। जजमेंट के लगभग 11 महीने बाद चुनाव की घोषणाएं हो गई। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। केंद्र अभी वैसी ही सरकार बनाएगा जैसी सरकार दिल्ली में चलती है कि केंद्र के हाथ में शक्तियां हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो उठापटक है, जो जो कोलैबोरेशन का चक्कर है, वो होना शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। इसके साथ ही जब एनसी से कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी अकेले वहां पर जा रही है, इसी मामले में महबूबा मुफ्ती भी कांग्रेस के साथ वार्ता चल रही थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन में के से पहले सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए। राहुल गांधी की तरफ से, यानी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है और इसके अतिरिक्त एनसी का मैनिफेस्टो है। अब एनसी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन जब कर लिया गया तो कांग्रेस एनसी की बातों को मानने के लिए तैयार है? ये बड़ा प्रश्न है। अमित शाह जी ने इस बात को लेकर जो एनसी का मैनिफेस्टो था उसकी 10 पॉइंट एक्स पर या सोशल मीडिया पर बोल दिए। उन पर कांग्रेस से जवाब मांग लिया कि कांग्रेस के पास क्या कोई जवाब है, क्या कांग्रेस इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रेडी है। कांग्रेस से उन्होंने पूछा कि जो जो अब्दुल्ला परिवार जिन रिलीजियस हिल्स को, जो हिल स्टेशंस हमारे हुआ करते थे या हिल्स के नाम थे, क्या वो उमर अब्दुल्ला के अनुसार रखने को तैयार है, मानने को तैयार है? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बात करते हुए अमित शाह जी ने जो कुछ भी पूछा, या मैं कहूं एनसी के मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से जो प्रश्न पूछे, अब एनसी की तो बल्ले बल्ले हो गई। पूछा हालांकि उन्होंने कांग्रेस से कि भाई एनसी जो लोकल पार्टी है, छोटी पार्टी है, वो ये मंशा रखती है, आप क्या उसके लिए तैयार हैं? जैसे छोटी छोटी बातें हैं, शंकराचार्य की हिल, शंकराचार्य हिल के नाम से जानी जाती है, उसका नाम इन लोगों ने तख्त ए सुलेमानी रख दिया।
आप सोचिए, ये तो पूरे देश में चलता है। धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं कि आपका कोई नाम है, वो नाम के ऊपर उसको कुछ ना कुछ रिजवी रिजवी रोड, ये रोड, वो रोड, शाह अहमद शाह, वो क्या नाम, बहादुर शाह, और ये रोडों का नाम रखने शुरू कर देते हैं, जगहों का नाम शुरू करने देते हैं, आपस में उनको लेकर बात करना शुरू कर देते हैं, और वो उसको उसी नाम से जानते हैं। बाद में जैसे जैसे उनकी सत्ता आती है तो पोस्ट मास्टर भी उसी नाम से चिट्ठियां लेने लगता है, क्योंकि उसका काम है वहां तक पहुंचाना। और बाकी के सरकारी दफ्तरों में भी धीरे धीरे वो जाए पहचान होने लगती है। जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसका नाम बदल देते हैं। तो शंकराचार्य हिल का नाम तख्ते सुलेमान, और हरी हिल का नाम कोहे मारान। तो अमित शाह जी ने पूछा कि क्या कोहे मारान उनको स्वीकार है हरी हिल का, क्या उनको शंकराचार्य की जो हिल है शंकराचार्य हिल के नाम से है, क्या उसका नाम तख्ते सुलेमानी स्वीकार है? इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और प्रश्न रख दिए। जैसे एनसी का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का फ्लैग अलग से फिर से लहराएगा। अगर वो जीतते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के फ्लैग को पुनः फहराएंगे। अभी हम सब जानते हैं कि 1950 से आंदोलन चल रहा था, दो निशान, दो 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 विधान नहीं चलेंगे। दो निशान का मतलब वो झंडे से था। तो उस झंडे को 2019 में केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया और बोले कि भाई सब अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भारत के संविधान ने अनुमति दी है, इसलिए वो संविधान, यानी कि वो संविधान भारत के संविधान के मातहत आता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर सेपरेट स्टेट है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान का ही हिस्सा है, और भारत के संविधान से ही वो संविधान और जो भी कानून बना है वो बना है। चूंकि अनुमति दी, अब भारत सरकार ने उस पर संशोधन लाकर वो खत्म कर दिया है, तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो रह नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब इनका कहना है कि हम सेपरेट फ्लैग लेकर आएंगे, इनका कहना है कि हम 370 को पुनः स्थापित करेंगे, इनका कहना है आर्टिकल 35 कैपिटल ए को हम पुनः स्थापित करेंगे, और इनका कहना है कि जमात इस्लामी को, जो जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी है उसको बैन कर दिया गया है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभर कर आई थी, उसको बैन कर दिया गया है। उसका वो जमात इस्लामी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, या उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पुनः पुनः उसको हम स्टेटस देंगे, उसको बैन है, उसका बैन हटाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं कि जमात इस्लामी अपने नाम से चुनाव लड़ता। फिर उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के लोग अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथ में कहा कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करने के पक्ष में हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर खोला जाना चाहिए, वो पाकिस्तान से वार्तालाप शुरू होनी चाहिए, पाकिस्तान से ट्रेड शुरू होनी चाहिए। ऐसी 10 बातें अमित शाह जी ने पूछा कांग्रेस से कि कांग्रेस बताए कि क्या वो इन बातों पर सहमत है, क्या वो 370 को दोबारा लाना चाहते हैं, क्या 35 कैपिटल ए को दोबारा लाना चाहते हैं, क्या वो सुलेमानी शंकराचार्य हिल को सुलेमानी कहना चाहते हैं, क्या वो हरी हिल को कुछ और नाम देना चाहते हैं, क्या वो फ्लैग को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर को फिर से उसी नरक में भेजना चाहते हैं जो 2019 से पहले था, क्या जम्मू कश्मीर के दलितों को जो इंसाफ केंद्र सरकार ने दिया है वो इंसाफ को पुनः रिवर्स करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की बच्चियों को जो इंसाफ मिला है, महिलाओं को जो इंसाफ मिला, क्या उसको वापस करना चाहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से जो हिंदू आए 47 में उनको जो अधिकार केंद्र ने दिए हैं, यानी कि उनको भारत के बाकी राज्यों की तरह उस राज्य में भी उसी प्रकार का अधिकार होगा जैसा वो दिल्ली में, जैसा उत्तर प्रदेश में, जैसा बिहार, नागालैंड या कहीं भी लेता है, क्या वैसा अधिकार देना गलत है, क्या वैसा अधिकार नहीं देना चाहिए, क्या उन अधिकारों के खिलाफ है कांग्रेस? ऐसे प्रश्न किए। अब उमर अब्दुल्ला की माछें खिल गई, क्योंकि कांग्रेस से प्रश्न जरूर किए लेकिन मैनिफेस्टो तो उमर अब्दुल्ला का ही सामने आया। तो उमर अब्दुल्ला का मानना यह था कि अमित शाह जी जैसे बड़े नेता ने देश के, जो कि गृह मंत्री हैं और जिनकी पूरी पार्टी पर होल्ड है, पूरे देश पर होल्ड है, अगर अमित शाह जी इसको ट्वीट करते हैं या इसको किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया
कि वो हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ने के साथ साथ लोगों को उकसा भी रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि बाकी लोग भी एनसी के मैनिफेस्टो को पढ़ें। ये उन्होंने अमित शाह जी को धन्यवाद कहा है कि हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट किया, इसलिए हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अमित शाह जी ने राष्ट्रीय पलट को याद रखा है, राष्ट्रीय पलट को याद रखते हुए ये बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो जमा लगातार आरक्षण, कभी वो मिस इंडिया में भी आरक्षण देखती है, कभी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आरक्षण देखती है। यानी कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक बात हो गया है कि जाति को कैसे तोड़ा जाए। उनको इंसाफ दिलाना नहीं, किसी जाति को इंसाफ दिलाना नहीं, जाति कैसे तोड़ी जाए, उसके दिमाग में कैसे भरा जाए, क्योंकि जाति का फॉर्मूला भारत में सबसे ज्यादा वेल प्रूव्ड फॉर्मूला है। पिछले 1000 वर्षों से जाति का फॉर्मूला वेल प्रूव्ड है। अंग्रेजों ने तो उस पर महारत हासिल रखी थी, और जब तक जातियों में हिंदुस्तान को तोड़ा ना जाए तब तक हिंदुस्तान पर शासन करना मुश्किल काम है। और जो इन जातियों को इकट्ठा करके रखेगा, उसके खिलाफ सिर्फ एक हथियार उनको मिलता है, वो है भाषाई आधार पर तोड़ना, वो है क्षेत्रीय आधार पर तोड़ना, वो है वेशभूषा के आधार पर तोड़ना, वो है वो वहां के रहन सहन के आधार पर तोड़ना, और जो बचा खचा रहा वो रिलीजन और कास्ट के आधार पर तोड़ना। ये कांग्रेस ने अब अपना धर्म बना ली, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ उनको कुछ मिल नहीं रहा। भ्रष्टाचार के मामले उनको नहीं मिल रहे, उनको नेशनल पॉलिसी में कुछ नहीं मिल रहा, उनको इंटरनेशनल पॉलिसी में कुछ नहीं मिल रहा, उनको भारत सरकार के क्रियाकलाप चाल चलन में कुछ मिल नहीं रहा। किस आधार पर भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो? तो उन्होंने अपना एक सिद्धि कर ली है कि जो सबसे पुराना भारत को विभाजित करने का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कास्टिज्म था, उसको यहां अप्लाई कर लेते हैं तो फिर मिल जाएगा। लेकिन वो कास्टिज्म का फॉर्मूला अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी का इसी पर प्रश्न है, इसी बात पर प्रश्न है कि एक जगह आप कास्टिज्म की बात करते हो और जम्मू कश्मीर के अंदर जो दलित आदिवासी रहते हैं, जो उसके अंदर जो ओबीसी रहते हैं, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? अगर 35 कैपिटल लागू हो जाता है, फिर से आर्टिकल 370 लागू हो जाता है, तो फिर ये सब तो वंचित रह जाएंगे। वहां तो इस्लामिक प्रीचर्स ही जिंदा रहेंगे, यानी कि ये तो सब मुस्लिम कन्फाइनमेंट करके सब चलाते हैं स्टेट को। तो फिर अमित शाह जी का प्रश्न ये है कि एक तरफ तो तुम ये चला रहे हो, अभी प्रयाग की कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने कहा, मिस इंडिया के कंटेस्ट में भी रिजर्वेशन उनको चाहिए। वो ना सरकार है, ना सरकारी है, ना कोई, वो कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट चलाए देश में, रिजर्वेशन चाहिए। कोई भी कंपनी या वो चलाए, रिजर्वेशन चाहिए। कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री खोले, रिजर्वेशन चाहिए। कोई व्यापार दुकान खोल के रखे, उसके पास 10 लोग कर्मचारी हैं, तो उसको 50% रिजर्वेशन चाहिए। बनिए की दुकान पर भी उनको रिजर्वेशन चाहिए और मोची की दुकान पर भी रिजर्वेशन चाहिए। यानी कि उनको हर बात में रिजर्वेशन के नाम से देश को तोड़ना और देश का विभाजन करना है। कैसे, किस आधार पर मोदी जी की सरकार को वो हिलाएं? उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे पुराने फार्मूले को अपनाया, इसी बात पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब देश में एक एक निशान है, तिरंगा फहरता है, तो फिर वो तिरंगे के साथ स्टेट का फ्लैग या जम्मू कश्मीर का फ्लैग कैसे फहराया जा सकता है? कौन से आधार पर फैलाया जा सकता है और कैसे? क्या वो ये करना चाहते हैं? लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उमर अब्दुल्ला का तो इसमें खूब अच्छा काम हो गया, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो को जितना पब्लिश नहीं कर पाते, जितना उसको पब्लिसाइज नहीं कर पाते, उससे ज्यादा अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बाद वो पब्लिसाइज हुआ, क्योंकि लोग की कौतूहलता तो बढ़ेगी ही, लोग पढ़ने की कोशिश तो करेंगे ही, और जितना पढ़ेंगे तो उमर अब्दुल्ला की बात समझिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एड्रेस कर रहे थे कि भाई हम ये करके लाएंगे, उनके सेंटिमेंट को भड़का रहे थे। कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करके वहां चुनाव 90 सीटों की 90 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है कि किसी तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जिंदा रहे। और अमित शाह जी की राष्ट्रीय चिंताएं हैं, और राष्ट्रीय चिंताएं ये हैं कि क्या पूरे देश में इसी तरह का माहौल चलेगा जो आप चाहते हो, जिनके साथ आपने गठबंधन किया है? तो प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह जी का धन्यवाद किया। कांग्रेस से गठबंधन करके उनको इतना लाभ नहीं हो रहा जितना लाभ उनको
अमित शाह जी के या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। आपको याद है कि केजरीवाल की पार्टी पिछले 10 वर्ष से ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से मोदी जी केजरीवाल का नाम ले लें। वो पूरा प्रयास कर रही है किसी प्रकार से मोदी जी आम आदमी पार्टी का नाम ले लें, चाहे चुनाव में ही चाहे किसी और मामले में। मोदी जी आधा शब्द नहीं बोलते, इस बात की खुन्नस निकालते हुए वो सब गालियां मोदी जी को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी अगर एक बार नाम ले लेंगे तो उनका पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ही अमित शाह जी ने नाम लिया तो जब एनसी को लगा कि उनकी पब्लिसिटी अब अच्छी हो गई है, उनका मैनिफेस्टो लोग पढ़ेंगे, उनके मैनिफेस्टो में जो जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं वो लिखा है और उनको अमित शाह जी के बयान के बाद उनके पास पहुंच भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस पर प्रश्न खड़ा हुआ है राष्ट्रीय पलक पर। तो क्या राष्ट्रीय पलक पर ये बात कांग्रेस स्वीकार करेगी जो वो जम्मू कश्मीर में कर रही है? ये वो अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं आजकल, मतलब कांग्रेस जो है अपनी फ्रेंचाइजी बांट रही है। कुछ करने की हैसियत नहीं, लेकिन हमारे पास ब्रांड है और वो ब्रांड जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भी चिपक जाएगा और चिपक के उसको आगे बढ़ाएगा। कोशिश बरकरार है। क्या होगा चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान वो तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मोटा भाई का धन्यवाद जरूर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।